प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार के नंबर 1 यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा और उम्मीद होगा कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जानदार शानदार तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, 19 तारीख की प्रथम पाली और द्वितीय पाली की परीक्षा को लेकर आप हैं चिंतित, किंतु आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न ना परेशान कर रहे हैं तो आज आपकी परेशानी का पूरा अंत हो जाएगा। यानी कि आज की क्लास में हम देखेंगे राजनीति विज्ञान और इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि जो 2 नंबर के पूछे जाते हैं ना, वो उसका आज हम पोस्टमार्टम कर देंगे साथियों। यानी कि आज क्लास को पूरा देखिएगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप 19 तारीख की प्रथम पाली और द्वितीय पाली में जब बैठेंगे ना परीक्षा में, तो सीधे के सीधे देखेंगे कि आज आपको आज की क्लास से आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो साथियों आइए हम लोग देखिए पहले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहां पर आपके सामने दिख रहा होगा सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान 19 तारीख को परीक्षा होती है, जिसमें आपके लिए 80 ऑब्जेक्टिव और 32 सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जिसमें से 80 में से आपको करना होता है कितना, 40 ऑब्जेक्टिव और 32 में से 16 सब्जेक्टिव प्रश्न करने होते हैं। तो साथियों आइए हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? यानी कि रॉलेट एक्ट के बारे में आप लिखेंगे कैसे साथियों? मैं आपको आज ऐसा बताऊंगा कि आप सिर्फ सुन के ना पूरा का पूरा प्रश्न हल कर पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर रॉलेट एक्ट के बारे में बात कर रहा है ना, तो रॉलेट एक्ट आखिर आया क्यों? तो ये जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो हुआ था ये कब आपका, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, आखिर में जलियांवाला बाग में लोग वहां तक पहुंचते क्यों हैं? सबसे पहले आपको इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि भारत में 1919 में कितने, 25 मार्च 1919 का दिन था, जब सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्या पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट। पहले तो प्रश्न पूछता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1919 में पारित किया गया था। कब? 1919 में। तो साथियों ये आखिर क्या था? इसे कहा जाता है बिना वकील बिना दलील का भी कानून कहा जाता है। इसके तहत जहां पर भी रॉलेट एक्ट लागू करने के बाद, क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में या फिर किसी भी प्रकार से अगर वह संलिप्त होता है आपराधिक गतिविधियों में, मतलब लगता है अंग्रेजों को अगर लग गया ना कि 2 व्यक्ति जा रहे हैं और यह हमारे खिलाफ कोई रणनीति अपना रहे हैं, कोई रणनीति कर रहे हैं, तो उठाकर उनको डायरेक्ट जेल में बंद करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इसको बिना वकील बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। मतलब अगर किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया गया है तो उसे क्या किया जाता था? उसे कोई भी वकील नहीं दिया जाता था कि मतलब वह अपनी बात को वहां पर अदालत के समक्ष रख सके। तो साथियों आपको रॉलेट एक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। 25 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, इसीलिए इसे बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। ठीक है, आज के साथियों आप लोग ना क्लास को पूरा देखिएगा, देख लीजिएगा। आपके सब्जेक्टिव प्रश्न से जो भी बनते हैं ना, सब्जेक्टिव प्रश्न से आप डरते हैं कौन सा पढ़े कौन सा ना पढ़े, तो वो आज पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न है रेशम मार्ग से आप क्या समझते हैं साथियों? रेशम मार्ग से देखिए, सिल्क मार्ग, इसे क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग भी कहा जाता है। रेशम मार्ग को क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग कहा जाता है। प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्गों का समूह था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। तो एशिया, यूरोप और अफ्रीका, यानी कि देखिए साथियों मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए ये भारत है आपका, ये रहा आपका भारत। तो भारत से ये जो चीन से अफगानिस्तान का रास्ता था ना, चीन से अफगानिस्तान का रास्ता और यूरोप को जो होकर गुजरता था, इसे ही कहते थे रेशम मार्ग। याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए इस मार्ग के द्वारा व्यापार के अलावा ज्ञान, धर्म, संस्कृति, भाषाएं, भिक्षुक, तीर्थयात्री, सैनिक आदि की आवाजाही होती थी। व्यापार की दृष्टि से चीन रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन भेजता था। भारतीय मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च तथा कीमती पत्थर भेजता था, तथा रोम से सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन और गहने आते थे। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो चीन था, रेशम मार्ग जो है वो चीन से यूरोप को होते हुए, जो चीन था वो यहाँ पर क्या भेजता था? चीनी मिट्टी के क्या खिलौने भेजता था, रेशम भेजता था और चीनी भेजता था। ठीक है, और भारत क्या करता था? अपने यहाँ से मसालों को, ये हम देखिए ये एक व्यापार का ना, व्यापार करने का एक मार्ग था, जिसे क्या कहा जाता था? रेशम मार्ग। यानी कि रेशम का व्यापार ज्यादा होता था, इसीलिए इस मार्ग को संज्ञा दे दी गई रेशम मार्ग की।
अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? जर्मनी को एकीकरण में क्या क्या बाधाएं ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। तो देखिए इसके पहले 2022 में पूछा भी गया है। तो जर्मनी में लगभग 300 छोटे छोटे राज्य थे, उनमें धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विषमताएं भी मौजूद थी। उनमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। मतलब क्या है कि जर्मनी में ना 300 क्या थे, छोटे छोटे राज्य थे। मतलब छोटे छोटे राज्यों को समेट पाना ये बहुत मुश्किल की बात होती है। क्यों? क्योंकि हर एक राज्य की क्या होती है, अपनी कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनकी कुछ अपनी नीतियां होती हैं। तो उनको एक कर पाने में क्या हुआ था, जर्मनी के एकीकरण में यह मुख्य बाधा थी। ठीक है, अगला प्रश्न होगा। अगला है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, इसको हमने देखा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11, 12 और 15 में लगातार 3 बार पूछा गया साथियों। तो इस बार भी हो सकता है कि पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। आपको लग रहा होगा कि सर आज पता नहीं कैसे पढ़ा रहे हैं कि इनके अंदर आज चेहरे पर इतनी स्माइल नहीं है। बेटा आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, सुबह से लेकर मैं शाम तक हॉस्पिटल में एडमिट था, किंतु मैं आपके लिए आया हूं क्योंकि बेटा 19 तारीख को है परीक्षा। अगर आप मैं यहाँ पर सोते रह गया और मेरी तबीयत खराब रही तो आपका क्या होगा? इसीलिए साथियों मैं आपके सामने उपस्थित हूं और मेरे चेहरे से भी आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आज सर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। किंतु आप इसकी चिंता ना करिए साथियों, आज जो है ना आप सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लास पर ध्यान दीजिए। आज आपकी क्लास के लिए आपके लिए पूरा दम लगा देंगे कि आज की जो क्लास है यहीं से आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिले। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थिति में हुई थी पूछ रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी। तो इसको क्या कहा गया? सेफ्टी वाल्व कहा गया। सेफ्टी वाल्व का मतलब क्या होता था कि पहले क्या हुआ ना, 1885 के पहले 1857 की क्रांति भी हो गई थी। तो जो एक वहाँ के एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम, ये भारत के ना रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। इन्होंने ही क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी। इसका प्रमुख लक्ष्य ये था ना कि भारत में जितने भी आंदोलनकारी हैं, अगर यह अपनी नीतियों को अलग अलग बनाएंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। यानी कि भारत के आंदोलनकारियों को एक ऐसा मंच दे दिया जाए जहां पर सभी लोग को साल भर में एक बैठक की जाए और सभी लोग वहां पर आके उपस्थित हों। यह इसका प्रमुख लक्ष्य था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, तो इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है। इस संगठन के गठन से पूर्व आंदोलन शिक्षित मध्यम वर्ग में नहीं था। यानी कि इसमें ना सिर्फ और सिर्फ शिक्षित व्यक्ति ही पहले शामिल होते थे, किंतु जब यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई ना तो यहाँ पर आम जनमानस भी इसमें उपस्थित होने लगे। तो देखिए, परंतु आगे चलकर अनेक भारतीय वर्गों की सहानुभूति से प्राप्त होने लगी। इसी समय लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम का तथा इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेट बिल का विरोध किया जा रहा था। सरकार को मजबूर होकर प्रेस अधिनियम वापस लेना पड़ा। यद्यपि अभी तक कोई अखिल भारतीय संगठन नहीं था, फिर भी इस जीत ने भारतीय राष्ट्रवादियों को एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहन किया। एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर A.O. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना कर दी। इसकी पहली बैठक जो होती है मुंबई में होती है, ग्वालियर टंग संस्कृत महाविद्यालय में होती है। बेटा इसको भी आप लोग याद रखिएगा। W.C. बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इतना लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न होगा, यूरोपीय इतिहास में घेटो का क्या अर्थ है? साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी याद रखिएगा। तो घेटो शब्द का प्रयोग मूलतः मध्यकालीन यूरोपीय देशों में यहूदी बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, घेटो शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता था? यहूदी बस्तियों के लिए। यहूदी बस्तियों के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? घेटो का। परंतु वर्तमान संदर्भ में यह धर्म, प्रजाति एवं समान पहचान दर्शाने वाली भाव को इंगित करता है। अतः यह सामान्य पहचान वाले लोगों के साथ रहने वाले स्थान को दर्शाता है। यानी कि साथियों यहूदी धर्म के लोग ना, यहूदी धर्म के जो बस्ती होती थी ना, जो बस्तियां होती थी, यहूदी धर्म की जो बस्तियां होती थी ना, इसी को कहा जाता था घेटो। घेटो मतलब यहाँ कौन रहता था? यहूदी धर्म के लोग रहते थे। यहूदी धर्म के लोग रहते थे। किंतु वर्तमान में देखेंगे ना तो मतलब क्या है, बहुत सारी जहाँ बस्तियां बनाई जाती है, बहुत सारी जहाँ बस्तियां बनाई जाती है, मतलब पूरे एक धर्म विशेष को आज वर्तमान में प्रदर्शित करने के लिए घेटो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2015 में पूछा गया प्रश्न है बेटा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया था। आपसे यह प्रश्न बहुत बार पूछता है, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में किया गया था। इसका गठन संवैधानिक सुधारों के मुद्दों पर विचार करने के लिए हुआ था। आयोग में 7 सदस्य थे।
ये सभी ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के थे। इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। साइमन कमीशन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी सरकार की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। तो साथियों 1919 में क्या हुआ था, 1919 में क्या हुआ था, एक उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। उसकी 10 वर्ष के बाद समीक्षा करने के लिए कहा गया था। मतलब जो 1919 में अधिनियम लाया गया था ना, उसी की समीक्षा करने के लिए क्या किया गया था, एक अधिनियम लाया गया था। किसे क्या किया गया था, साइमन कमीशन। 1919 के अधिनियम को प्रदर्शित करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन आयोग का गठन किया गया। तो ये 10 वर्ष बाद आते, किंतु ये 2 वर्ष पहले आ जाते हैं, 1919 से 1927 में आ जाते हैं। तो इसमें 7 सदस्य थे ना, 7 सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने क्या किया था, इनका विरोध किया था। भारतीयों ने क्या किया था, इनका विरोध किया था। तो काफी बार पूछता है आपसे कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था, क्योंकि इनमें सारे सदस्य क्या थे, अंग्रेज ही थे। तो ठीक है बेटा, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला है प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करिए। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, मतलब तात्कालिक का मतलब होता है साथियों जो तुरंत हो जाए उसे क्या कहते हैं, तात्कालिक कारण कहते हैं। तो देखिए आर्क ड्यूक फर्डिनेंड बोस्नियो की राजधानी साराजोवो में हत्या कर दी गई। तो ये जो आर्क ड्यूक थे ना, इनकी हत्या करना क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था। और इसके पहले भी कुछ कारण रहे थे, जैसे कि मतलब जो भी यूरोपीय देश थे, उनमें ये होड़ लगी थी कि हमारा साम्राज्यवाद नीति का विस्तार हो, मतलब हमारे साम्राज्य का विस्तार हो, हमारा पूरे विश्व में एक ही देश हो। यही एक कारण था प्रथम विश्व युद्ध के। पहला तो विस्तारवादी नीति और दूसरा था फर्डिनेंड की हत्या, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। ये 2 प्रमुख कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के। अगला प्रश्न है सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है, सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है। तो समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर व सभी गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता है। मतलब प्यारे साथियों, जिसमें सभी गरीब आ जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न होगा अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 7 नवंबर 1917 को हुई थी क्रांति, जिसे क्या कहा जाता है, अक्टूबर क्रांति। इसे अक्टूबर क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूरोप का जो कैलेंडर था, ये 7 नवंबर की जो तिथि थी ना, वहाँ पर अक्टूबर आता है, वहाँ पर अक्टूबर था, इसीलिए अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। तो देखिए बोल्शेविकों ने केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और रूस पर अधिकार जमा लिया। यह नवंबर में हुई थी, किंतु रूसी कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर महीना था, जिसे कारण इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। तो साथियों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बताया ना, सिर्फ इसमें हम इतिहास के सब्जेक्टिव प्रश्नों को नहीं देखेंगे, इसमें हम राजनीति विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्नों को भी अवश्य देखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला है खूनी रविवार क्या था। साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खूनी रविवार क्या था। तो 1905 के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के एक छोटे से देश जापान से पराजय होने के कारण रूस में क्रांति हो गई। 9 फरवरी 1905 को जार की सेना के निहत्थे लोगों पर, जार का मतलब था कि रूस का शासक, जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया, गोलियां बरसा दी, और जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। तो साथियों खूनी रविवार का मतलब था कि 1905 में ना रूस और जापान का युद्ध हुआ, रूस की हार हो गई। जापान एक छोटा देश था, तो रूस में लोगों को क्या हुआ, रूस में जो शासक था वो गुस्सा हो जाता है और अपने निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया, गोलियों की बरसात कर दिया, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, खूनी रविवार कहा गया। अगला प्रश्न क्या होगा कि न्यू डील से आप क्या समझते हैं, 2021 का प्रश्न है, न्यू डील से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 1929 की महामंदी से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका था। वहां राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने महामंदी से उबरने के लिए जो कार्यक्रम बनाया उसे नई नीति या न्यू डील कहा जाता है। तो डी रूजवेल्ट ने 1929 में एक नई आर्थिक नीति को अपनाया ताकि अमेरिका का क्या कर सके, हम लोग महामंदी से बचा जा सके, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसे न्यू डील कहा जाता है। न्यू डील का मतलब हो गया नई आर्थिक नीति। ठीक है, अगला प्रश्न होगा पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो पांडुलिपि क्या है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए पांडुलिपि पूछ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा। तो देखिए पांडुलिपि का अर्थ होता है जो हाथ से लिखी प्रति को क्या कहते हैं, जो हाथ से लिखी प्रति होती है ना, हाथ से लिखी प्रति को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि कहते हैं साथियों। तो इसका मतलब क्या था कि जब भारत में ना प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं था, प्रिंटिंग मशीनें ही नहीं थी, तो वहाँ पर क्या होता था,
हाथ से प्रतियां लिखी जाती थी। इसको बचा के रखने के लिए इस पर जिल्द का प्रयोग किया था, जिल्द चढ़ाया जाता था ताकि इस पे क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसको समय के लिए सुरक्षित रखा जा सके। किंतु पांडुलिपियों की इसमें कमजोरियां क्या साबित होती थी, क्योंकि यह बहुत महंगी होती थी, आम जनमानस तक इसकी पहुंच नहीं थी। इसीलिए क्या था इसका, इसमें देखिए देखिए भारत में छापा खाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। यहाँ संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य का अनेकों तस्वीर युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचनाएं होती थी। इसे मजबूती प्रदान करने के लिए साजिल भी किया जाता था। फिर भी पांडुलिपियां काफी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियों की बनावट कठिन होने के एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यह आम जनता की पहुंच से बाहर थी। तो आप, आई होप आपको अगर पांडुलिपि क्या थी, इसकी उपयोगिता क्या थी, ये प्रश्न पूछेगा साथियों, तो आप लोग अच्छे से इसको कर पाओगे। अगला प्रश्न क्या होगा, भारतीय द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया। तो देखिए, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा अंग्रेजी सरकार ने देशी समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया। यह अधिनियम देशी भाषा समाचार पत्रों के लिए मुंह बंद करने वाला एवं भेदभावपूर्ण था, जिससे आम जनमानस असंतोष में उबाल होने लगा और भारतीयों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था साथियों, कि जैसे भारत में ना बंगाल में समाचार पत्र जो प्रकाशित हो रहा था, वहाँ पर उसका विरोध करने के लिए क्या कर दिया, जैसे बंगाली भाषा में जब प्रेस छपते थे तो अंग्रेज उनको समझ नहीं पाते थे, तो मतलब जो देशी भाषा के समाचार पत्र होते थे उन पर नियंत्रण लगाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। तो आप समझ गए होंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था। अगला प्रश्न होगा, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका पूछ रहा है साथियों। ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश था जो कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। जर्मनी और इटली के एकीकरण में बहुत बड़ी बाधा कौन बजाता था, ऑस्ट्रिया। क्यों, क्योंकि अगर ये चाहता था, ये सोचता था कि अगर इन दोनों का एकीकरण हो गया ना, तो कल को ये, मैं एक छोटा सा देश हूँ, ये हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे और अधिकार जमा लेंगे, और अधिकार जमाने के बाद हमारे देश का सत्यानाश हो जाएगा। यह प्रमुख कारण था ऑस्ट्रिया की भूमिका। देखिए, 17वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंचे। 1747 ईस्वी के बाद से फ्रांस अन्नाम में रुचि लेने वाला लगा। 1787 ईस्वी में कोचीन के शासक के साथ संधि का मौका मिला। 19वीं शताब्दी में अन्नाम कोचीन चीन में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती हुई गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन हो रहे थे। फिर भी 1862 में अन्नाम को सैन्य बल पर संधि के लिए बाध्य किया गया। उसके अगले वर्ष कंबोडिया के संरक्षण में ले लिया गया और 1883 में टोकिन में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इसी तरह 20वीं शताब्दी में आरंभ में संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस का अधीनता में आ गया था। ऑस्ट्रिया की ये भूमिका थी साथियों। इसको आप प्रश्न को कैसे लिखेंगे मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीनशॉट लगाकर इसको देखते रहिएगा। नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, कई बार पूछा है 15 में। अथवा रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, अमेरिका में, कंबोडिया में, जटरीला एवं वियतनाम में नापाम बम तथा एजेंट ऑरेंज रासायनिक हथियारों का प्रयोग संघर्ष के दौरान किया, जो अत्यंत घातक एवं पर्यावरण के लिए नुकसानदेह था। नापाम बम में नापाम नामक एक कार्बनिक यौगिक होता था, जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करना था जो त्वचा से चिपक जाता था और चलता रहता था। इससे विषैली गैस भी निकलती है। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिसके पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी। मतलब यह एक विषैली गैस थी साथियों। जो एजेंट ऑरेंज लिखा है एक विषैली गैस थी, अगर ये पेड़ पे छोड़ दिया जाता था तो क्या होता था, उसके पूरा का पूरा पेड़ का सत्यानाश हो जाता था, मतलब वह झुलस जाता था। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है, पेपर में छपेगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी में 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा कांड कब हुआ था ये, तो चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को हो गया था। मतलब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होते ही 2 वर्ष बाद क्या हो गया, चौरी चौरा में क्या हुआ, गोरखपुर में एक जगह पड़ती चौरी चौरा, जहां पर आंदोलनकारियों ने क्या कर दिया, पुलिस चौकी में आग लगा दिया, जिससे कई पुलिस वालों की मौत हो जाती है। इसी को देखते हुए गांधी जी क्या करते हैं, अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। आई होप आपको साथियों समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप लोग ना देखते रहिएगा और प्रश्न को सुनने का, समझने का प्रयास करिएगा। अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। स्लम पद्धति मतलब क्या है, स्लम पद्धति का मतलब होता है कि जो जहां पर शहर में, जब शहर बसने लगे, उद्योग का निर्माण होने लगा, नए नए उद्योग आने लगे, तो जो गांव के लोग थे ना वो जाकर बसने लगे शहर में। जहां पर उद्योग थे वहां पर बसने लगे, तो उद्योग के किनारे ही उनके लिए क्या कर दिया गया,
उन उद्योग के किनारे क्या कर दिया गया, उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई, उद्योग के किनारे रहने की उनके व्यवस्था कर दी गई। पास में ये उद्योग, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपनी है, तो उनके पास में क्या कर दिया गया, रहने की व्यवस्था कर दी गई। और यहाँ पर क्या कर दिया गया, पूरी की पूरी क्या बस्ती को बसा दिया गया। यह बस्तियों में किसी भी प्रकार की आधुनिक सुविधा नहीं होती थी। यहाँ पर क्या, न पानी की सुविधा होती थी, न बिजली की सुविधा होती थी, और मकान बहुत छोटे छोटे होते थे। यही से स्लम पद्धति की शुरुआत होती है। इतना लिखेंगे साथियों, 2 नंबर आपको पूरा अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सुविधा नहीं थी ना। अगला प्रश्न क्या है, महान आर्थिक मंदी से क्या समझते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी को ही महान आर्थिक मंदी कहा गया था, है ना। 1929 में जो मंदी आई थी उसे कहा गया था महामंदी। रूजवेल्ट ने अमेरिका में एक नई नीति अपनाया था जिसे क्या कहा जाता था, न्यू डील कहा गया था। मैंने इसके पहले आपको बताया था। तो 1929 की आर्थिक मंदी को महान आर्थिक मंदी कहा जाता है। 1929 के आर्थिक मंदी का बुनियादी कारण स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में समाहित था। इस आर्थिक मंदी का स्वरूप बहुत विस्तृत था। इस मंदी ने पूरे विश्व को चपेट में ले लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला है भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। तो भूमंडलीकरण का मतलब क्या है कि जब कोई देश, भूमंडलीकरण का मतलब हो गया जब कोई देश जो है, पूरा विश्व एक देश से दूसरे देश में अपनी व्यापार की सुगमता को आसाम से बढ़ाता है। यानी कि क्या इसका मतलब है कि जैसे भूमंडलीकरण का भारत पर व्यापक प्रभाव देखने को मिला। 1991 की आर्थिक नीति की घोषणा के बाद भारत में पूंजी निवेश और व्यापार में काफ़ी इजाफा हुआ। पूंजी निवेश के कारण देश में आर्थिक विकास की गति तीव्र हुई। भूमंडलीकरण के कारण देश में सेवा क्षेत्र का काफ़ी तीव्र गति से विस्तार हुआ, जिससे जीविकोपार्जन के नए क्षेत्र खुल गए। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, संचार, व्यापार आदि क्षेत्र भारत में आज विश्व का अग्रणी देश है। आज भारतीय कंपनियां विश्व स्तर पर अपना दबदबा कायम कर रखी हैं। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए रोजगार के नए नए अवसर खुले हैं। तो साथियों भूमंडलीकरण का मतलब क्या है, 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा एक नई आर्थिक नीति लाई गई जिसमें भूमंडलीकरण को प्रोत्साहन दिया गया। इससे क्या हुआ, भारत में रोजगार के काफ़ी अवसर खुले। ऐसे आप बता सकते हो कि भारत में भूमंडलीकरण का प्रभाव देखने को मिला। अगला प्रश्न होगा, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। 18, 19, 20 और 21 लगातार पूछा गया है। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। तो देखिए औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक मजदूर बन गए। इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। औद्योगिकीकरण ने हस्त निर्मित उद्योग को बेजान कर दिया। औद्योगिकीकरण के विकास से मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। कारखानों में मशीनों या यंत्रों से उत्पादन शुरू हो गया, जिससे मजदूरों की छटनी होने लगी। शहरों में उन्हें काम ढूंढने का, आवास आदि की समस्या से जूझना पड़ा। तो साथियों मतलब जो औद्योगिकीकरण था ना, जैसे कि मशीनरी आ गई। पहले क्या था, भारत में नील की खेती की जाती थी। नील की खेती करके कपड़ों पर उसको पेंट किया जाता था, तो इससे भी लोग व्यापार अच्छा पाते थे। मतलब मजदूरों को काफ़ी काम मिलता था। लेकिन जब से मशीनें आ गई ना, इससे क्या हुआ, लोगों का रोजगार छिन गया। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण मैंने आपको बताया था। तत्कालिक कारण था फर्डिनेंड की हत्या, और यूरोप गुटों में बढ़ा था, कटुता और विद्वेष का माहौल व्याप्त था। दूसरा कारण ये है। अगला है, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। धर्मनिरपेक्ष देश क्यों बनाता है भारत को। तो देखिए हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष शासन की व्यवस्था के लिए कई प्रावधान हैं। जैसे संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है, मान सकता है। मतलब हमारा जो भारत देश है ना, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर किसी भी देश के किसी भी नागरिक के ऊपर किसी भी प्रकार का धर्म को थोपा नहीं जाता है। मतलब अगर आपका मन है तो अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो अपने हिसाब से पूजा पाठ करिए, मुस्लिम धर्म के हैं तो अपने हिसाब से पूजा पाठ करिए। इसीलिए क्या कहा जाता है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला है, हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव संवैधानिक घोषित है, असंवैधानिक है। मतलब क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का धर्म थोपा जाता है तो उसको कानूनी रूप से सजा दी जा सकती है। ये 2 प्रमुख कारण थे भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानता क्या है साथियों। लैंगिक असमानता, तो देखिए लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों का जो असमानता पाई जाती है उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1000 पुरुष पर 868 महिलाएं, 868 महिला का होना ही ये क्या कहलाता है, लैंगिक असमानता कहलाता है। मतलब पुरुषों और महिलाओं की संख्या में जो अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है।
पुरुष प्रधान समाज, कन्या भ्रूण हत्या, उच्च मातृ मृत्यु दर, कन्या शिशु की उपेक्षा, पुरुष शिशु के लिए प्राथमिकता, स्त्री प्रताड़ना आदि लैंगिक असमानता के मुख्य कारण है। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से, जैसे कि आपने अपने समाज में देखा होगा कि लड़कों को जैसे कहते हैं हमारे लड़का हो जाए, है ना, तो ये क्या होता है, लड़कों को लेकर प्राथमिकता ज़्यादा दी जाती है, ये भी क्या है, लैंगिक असमानता है। अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि जिस राज्य में संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता रहती है उस राज्य को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न है लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं? तो मैंने आपको बताया अभी, लैंगिक विभेद का मतलब होता है कि जब लिंग के आधार पर भेद हो जाता है तो इसे कहते हैं लैंगिक विभेद। अगला प्रश्न है संघीय शासन की 2 विशेषताएं, मतलब संघीय शासन जहां भी आ जाएगा ना तो उसे भारत सरकार की 2 विशेषताएं बताना है आपको। संघीय का मतलब होता है केंद्र सरकार की विशेषता बताना है। तो पहला है कि सर्वोच्च सत्ता का केंद्रीय सरकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के द्वारा बेच बढ़ जाती है, इनकी शक्तियां जो होती है कई भागों में बढ़ जाती है। अगला है संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्रीय सरकार जिसके अधिकार क्षेत्र के में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं तथा दूसरा प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार जिनके अधिकार क्षेत्र में स्थानीय महत्व के विषय होते हैं। मतलब सरकार जो शक्तियों का बंटवारा होता है ये कहाँ होता है, ये आपके संघीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न क्या होगा नगर निगम की आय के प्रमुख साधन बताइए। नगर निगम आय कैसे प्राप्त करता है? तो पहला तो है जल कर के द्वारा। किसके द्वारा? जल कर के द्वारा। मतलब जो पानी आता है ना, पानी आपने देखा होगा कि आता है तो उसका पर मंथ आप कुछ ना कुछ किराया देते हो, तो उसे क्या कहते हैं? जल कर। मनोरंजन कर के रूप में, मतलब जैसे क्या है, कहीं पर भी आपके क्षेत्र में ना अगर सर्कस का आयोजन हो रहा है, सिनेमा घर है, नाट्यशाला है, थिएटर है, संगीत है, तो यह भी प्रमुख आय का साधन है। देखिए अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करिए। तो ग्राम पंचायत के कौन कौन से अंग है? ग्राम सभा है, मुखिया है, ग्राम रक्षा दल है, ग्राम कचहरी है। ये 4 प्रमुख अंग हैं। तो ग्राम सभा क्या है? यह पंचायत की व्यवस्थापिका की सभा है। ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क स्त्री पुरुष जो 18 वर्ष की उम्र के हैं ग्राम सभा सदस्य होते हैं। अगला मुखिया, मतलब ग्राम प्रधान को ही मुखिया कहा जाता है। ग्राम रक्षा दल मतलब यह गांव की पुलिस व्यवस्था होती है। और ग्राम कचहरी का मतलब यह ग्राम पंचायत की अदालत है जिसमें सभी नागरिकों को क्या होता है, कुछ क्या होते हैं, न्यायिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न होगा राज्य जनसत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? लोकतंत्र के लिए राज्य जनसत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? मतलब सत्ता में साथियों ना, सत्ता में अपना योगदान जो होता है ना वो क्या होता है? राज्य जनसत्ता की साझेदारी होता है। ठीक है, तो देखिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में बहुत अधिक महत्व रखती है। इसके चलते कोई किसी को दबा कर नहीं रख सकता। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें ताकत सभी के हाथों में होती है, सभी को राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी या साझेदारी करने की व्यवस्था रहती है। इसका महत्व विशेषता इस बात में है कि किसी को असंतोष प्रकट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। यदि बहुमत आपके साथ है तो इसका अर्थ है कि सभी आपस से संतुष्ट हैं। यदि किसी को केंद्र में मौका नहीं मिलता तो वह राज्य व शासन में साझेदारी का बना सकता है। यदि इसमें भी वह असफल हो जाता है तो स्थानीय निकाय में अपना भाग्य आजमाता है। मतलब क्या है, भारत में ना बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई। जैसे आप लोग अभी क्या होते हैं, ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ लेते हैं, आप जो है आप नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक का लड़ सकते हैं, सांसद का लड़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, अलग अलग प्रकार के शासन में भागीदारी की क्या है, प्रमुखता बताई गई है। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा। तो देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का तात्पर्य सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित न करके उसका विभिन्न स्तरों पर क्या है, विभाजित किया जाना है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना है। केंद्रीय सरकार द्वारा योजनाओं का निर्माण होता है परंतु उन्हें स्थानीय शासन की संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार विकेंद्रीकरण का सिद्धांत अपनाया जाता है। इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न राजनीतिक दल किस प्रकार से सत्ता में साझेदारी करते हैं? मतलब देखिए राजनीतिक दल सत्ता में साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप है। वे सत्ता के बंटवारे के वाहक से मोल जोल करने वाले सशक्त माध्यम होते हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता यह निश्चित करती है कि सत्ता किसी के हाथ में न रहे। सत्ता की साझेदारी का प्रत्यक्ष रूप तब दिखता है जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। तो राजनीतिक दल में सत्ता की साझेदारी का मतलब कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि सत्ता में आने के लिए आपसी पार्टी जो है ना, जो कि एक दूसरे पर तीखा प्रहार करती हैं, वो भी एक हो जाती हैं। कब होती हैं? जब साथियों क्या होता है, जब क्या होता है उनके अपने हित जो होते हैं ना वो मिल जाते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या होगा, दल बदल कानून क्या है? दल बदल कानून क्या है? देखिए ये दल बदल कानून क्या था, कब लाया गया था? 50वें संविधान संशोधन, 50वां देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में लाया गया। इसमें यह बताया गया ना कि अगर देखिए दल बदल का अर्थ है कि विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित प्रतिनिधि उस दल को छोड़कर अन्य दल में चले जाए ना, विधायकों एवं सांसदों को दल बदल करने से रोकने के लिए संविधान के संशोधन किए गए। यानी कि पहले क्या था ना, कई बार ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता हूँ, कल को सरकार बन गई, उसके बाद मैं क्या करता हूं, अपना भारतीय जनता दल पार्टी से हटकर दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा। इसी को रोकने के लिए क्या लाया गया था, दल बदल कानून लाया गया था। कब लाया गया था? 1985 में। अगला प्रश्न है, दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? तो देखिए लोगों का ऐसा समूह जो अपनी गांव की मांगों को सरकार का ध्यान दिलाने के लिए सरकार पर अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के संगठन बनाता है, उसे क्या कहते हैं? दबाव समूह। मतलब सरकार के ऊपर जब अपनी मांगों को लेकर दबाव डाला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दबाव समूह कहा जाता है। अगला है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? तो बंधुआ मजदूर का अर्थ होता है ऐसे मजदूर जिन्हें आप निजी कार्यों में अथवा कृषि करवाने के लिए एक प्रकार से बंधक रखते हैं। यानी कि इनको मजबूरी में, अगर इनकी इच्छा नहीं होती तभी आप जबरदस्ती जब काम कराते हैं ना, तो इसे क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंधुआ मजदूर। देखिए बंधक बनाकर रखना मध्ययुगीन विश्व में अमानवीय बंधुआ मजदूर दास प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। सामंत, जमींदार एवं पूंजीपति वर्ग के लोग असहाय गरीब पुरुष एवं महिलाओं को अपने कार्य में रात दिन लगा कर रखते थे। अब यह क्या है, यह अधिनियम खत्म कर दिया गया है। अगर आप किसी को देखते हैं कि बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया है तो उनको आप जो है सजा भी दिला सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, लोकतंत्र के दोषों का वर्णन करें। तो लोकतंत्र के दोष देखिए, तो पहला है समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है। मतलब क्या है कि भारत में लोकतंत्र में समानता नहीं है। यानी कि क्या होता है कि अमीर और गरीब का जो है ना भेदभाव आज भी बहुत देखने को मिलता है। अगला, गुणों की बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि क्या है, जैसे क्या है ना कि आपने देखा होगा कि जिस क्षेत्र में ना ज़्यादा संख्या होगी वहाँ के लोग जो होता है, जैसे अभी इलाहाबाद का क्षेत्र आप देखेंगे, प्रयागराज का क्षेत्र देखेंगे, पटना का क्षेत्र देखेंगे, वहाँ पर विधानसभा क्षेत्र ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर संख्या को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। जवाबदेह सरकार का गठन नहीं करती है। मतलब सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से जनता का जवाब देने के लिए ही बनी ही नहीं है। मतलब उसके मन में आएगा तो वो जवाब देगी, मन में आएगा तो नहीं देगी। लोकतंत्र में सरकार अस्थिर व कमजोर होती है। बहुदलीय व्यवस्था में सरकार तेजी से बदलती रहती है ना। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, कैसे? है ना। देखिए लोकतंत्र में शासन की ओर से तेजी से विकासात्मक कार्य होते हैं, वे सभी जनता के हित में होते हैं। जो भी कायम कार्य होते हैं ना वो जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा होते हैं। जो भी काम होते हैं वह जनता के हित में होते हैं, जनता के लिए होते हैं। इससे स्पष्ट है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अगला है, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे? तो आपको पता है ना 1971 में जो इंदिरा गांधी की सरकार थी ना, उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं गरीबी को हटा दूंगी। इससे क्या हुआ, जब गरीबी नहीं हटाई गई और बिहार में ना बहुत सारा क्या हुआ, बेरोजगार हो गए लोग, तो इसीलिए क्या कर दिया गया, लोगों के द्वारा मतलब छात्रों के द्वारा उग्र प्रदर्शन कर दिया गया। इसे क्या कहा जाता है? छात्र आंदोलन। इसमें जेपी, इसे क्या जयप्रकाश नारायण आंदोलन भी कहा जाता है क्योंकि इनमें जयप्रकाश नारायण शामिल थे। तो साथियों आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो ना तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा। तबीयत बहुत ख़राब है बेटा, मैं आपसे कल एक बार फिर से मिलूंगा। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।